सौरभ, मैं आपको कॉकरोच कहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी भी आया, देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर अमंग्स द यूथ। वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर अ सस्पेक्ट। वो खुद से उन्होंने अपना डिग्री कभी रिवील नहीं किया है। अगर कल आपको जेल और साइलेंस में से कोई एक चूज करना होता तो व्हाट विल यू चूज? पावर में जो है उनको क्रिटिसाइज करने का तो आजकल एबिलिटी नहीं है, स्पाइन नहीं है काफी जर्नलिस्ट में। तो कांग्रेस के टाइम पे तो ऑफिसर्स डरते थे कि अरे आरटीआई फाइल हो गया, अब जवाब देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। बीजेपी के कुछ मंत्री लोग एंड लीडर्स वर ओपनली रिकॉर्डेड सेइंग कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कॉकरोच बोल दिया पूरे यूथ को। यूथ कॉन्स्टिट्यूट 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन। साइलेंट अगर हो जाएंगे तो आप चलते फिरते मुर्दा, यू आर अ डेड बॉडी, मुर्दा हो। आई थिंक बहुत सारे यंग पीपल आज इसी फेयर और फ्रस्ट्रेशन को रिलेट करते हैं, इफ यू अग्री। फ्रीलांस जर्नलिस्ट आई थिंक मेरे ही एज का, जिन्होंने हॉस्पिटल में कुछ स्कैम हो रहा था वो एक्सपोज किया था, उनको मरवा दिया। विसल ब्लोअर्स एक्ट था जो कांग्रेस के टाइम पे पास हुआ था, उसको अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया है इस गवर्नमेंट ने। 12 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए। तो उनके वॉइसेस को तो कुचल दिया ना सरकार ने। उनको 2018 में, 19 में, 20 में उन्होंने अरेस्ट किया, सालों साल उनको जेल रखा एज अंडर ट्रायल। अगर आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है तो आप क्या न्यूट्रल रह के बोलोगे उस चीज में? आप तो बोलोगे ना कि दिस पर्सन वाज मर्डर्ड बाय सो एंड सो पर्सन। जुडिशरी में तो दो चीज जानी चाहिए। गवर्नमेंट तो बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए हम लोगों को, लेकिन एक रिफॉर्म ये होना चाहिए कि वी शुड फिनिश ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लेकिन आपके लब अगर आजाद नहीं है, यू आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू टॉक, यू आर बॉर्न विद द एबिलिटी ऑफ स्पीच। आपके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कर देंगे, आप करते रहिए कोर्ट कचहरी। पूरा 10 साल, 12 साल, 15 साल आपके लाइफ का निकल जाएगा वहीं कोर्ट के चक्कर काटते हुए। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में। इन्वेस्टिगेशन ढंग से होता नहीं है, पुलिस अलग हैरास करती है। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, सौरभ दास को आप किस फॉर्म में याद किया जाना चाहोगे? आज हमारे साथ एक कॉकरोच है। सौरभ, मैं आपको कॉकरोच कहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉकरोचेस आर रेजिलियंट and they हम्म। survive even the most tragic of the tragedies. यस। I'm happy. यस, Yeah. एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो अब आप सोच रहे होंगे भाई सामने एक यंग जर्नलिस्ट बैठा है, ये कॉकरोच एंगल कहाँ से आ गया, राइट? एंड बिफोर वी बिगिन, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। रिसेंटली क्वेश्चनिंग यंग पीपल, जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया वॉइसेस और सिस्टम से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने वाले लोगों को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे टर्म से डिस्क्राइब किया गया था। तो ऑनेस्टली अगर उस डिस्क्रिप्शन को देखा जाए, आज के गेस्ट उसमें परफेक्टली फिट होते हैं। Saurav Das is an investigative journalist, ground reporter, and one of the young voices consistently questioning power structures, institutions, and accountability in India. Caravan, Frontline, and The Wire जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए इन्होंने several impactful investigative stories किए हैं, especially judiciary और institutional power को लेकर। फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड पर इनकी डिटेल कैरावान कवर स्टोरी ने भी काफी नेशनल कॉन्वर्सेशंस क्रिएट की थी, because it explored not just the judiciary but also the culture and personalities within powerful institutions. But Saurav सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, they have also been vocal through RTIs, social media and public questioning, और शायद इसी वजह से उनकी वॉइस आज की यूथ के साथ इतनी स्ट्रांगली रेजोनेट करती है। So if asking difficult questions makes someone a cockroach, then maybe democracy needs more people willing to ask them. So today let's talk to journalists, activists, and an unapologetically fearless voice, Saurav Das. I welcome you. आपका बहुत बहुत स्वागत है. So my first question to you would be, journalism choose करने का moment क्या था? Was it passion, anger, or responsibility? देखिए, जर्नलिज्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड दैट वाज अ वेरी लवली इंट्रोडक्शन टू माय वर्क इन मी, वेरी लिबरल इन प्रेज, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जर्नलिज्म तो मेरा शुरू से ही प्लान था कि मैं जर्नलिज्म करूंगा, क्योंकि आई सॉ द क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, क्वेश्चनिंग पावर केम नेचुरली टू मी सिंस चाइल्डहुड।
तो बचपन में ही मैंने सोच लिया था कि ये जो टीवी पे एंकर्स दिख रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ये काफी दिलचस्प काम करते हैं। दैट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो मैंने उसी टाइम पे, आई थिंक आई वाज इन क्लास 8 और समथिंग, क्लास 8 और 9, उस टाइम पे आई हैड मेड अप माय माइंड दैट जर्नलिज्म इज समथिंग दैट आई वुड बी कीन टू डू। बट बाय द टाइम क्लास 12, आई वाज इन क्लास 12, एंड इसके बारे में मैंने पहले भी कई जगह बोल रखा है। क्लास 12 के आई थिंक 2-3 महीने रह गए थे बोर्ड एग्जाम के। एंड उस टाइम पे काफी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड मोदीज गवर्नमेंट। एंड उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट वाज पासिंग सेवरल स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अगेंस्ट मोदीज गवर्नमेंट सेइंग, क्योंकि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर ऑफ जजेस को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई थी एनजेएसी मैटर में। तो आई वॉज फैसिनेटेड कि वाह यार, मतलब कि देयर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कैलिबर, ऑफ दिस पावर, to be criticizing the one of the most popular governments that we've ever had in India's history. So that also fascinated me, and I then realized the power of law. And जब 1 या 1.5 महीने बच गए थे बोर्ड एग्जाम के लिए, तब मैंने सोचा कि एक बार मैं लॉ अटेम्प्ट करता हूँ। तो तब मैंने CLAT, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, उसका मैंने प्रिपेयर किया था। बट आई गॉट गुड नंबर्स, लेकिन नॉट गुड इनफ टू गेट द टॉप रैंकिंग जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। So then I thought, perhaps, whatever was my first choice, I should go back to that, and that was journalism. And rest is history. That was lovely. So I would move on to my next question. So like in general, आपकी reporting काफी fearless मानी जाती है. कभी लगा कि this story can genuinely change my life? Genuinely change my life in the good or the bad? Mhm. As in general, like it can be good, it can be bad, like in general. देखिए, मैं जो भी स्टोरी करता हूँ, आई थिंक आई स्ट्रांगली फील फॉर दैट इशू। एक तो मैं फ्रीलांसर हूँ, आई डोंट वर्क एनीवेयर, तो मेरा कोई डेडलाइंस नहीं होते या टारगेट्स नहीं होते कि दिन में मुझे 10 स्टोरी फाइल ही करना है। एंड ये मेरे से कभी हो भी नहीं पाएगा। तो मोस्टली आई वर्क ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट्स, एंड दो स्पेशल प्रोजेक्ट्स आर समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। कि अगर मुझे चंद्रचूड़ पे प्रोफाइल लिखनी है, दैट इज बिकॉज उनका जो 2 साल, सॉरी, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का जो टेन्योर था, वो मैं बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा था। एंड दैट इंटरेस्टेड मी, एंड बाय द एंड ऑफ इट, बिकॉज ऑफ ऑल दैट ही डिड, I thought that, perhaps a long form profile of him is due. तो मैंने फिर वो responsibility लिया. So most of the stories that I do it with passion. I do it with a lot of interest. Otherwise, I don't do it. So in every such story, I do think and I hope that, there is some impact somewhere, either in people's minds, in people's hearts, or for the institution, because जो institution है हमारी judiciary, it has to be strengthened. People need to have faith on the judiciary, but equally it is my job to expose all the wrongdoings that are happening in the institution. तो somewhere or the other, I think कि ये एक life changing या policy changing या institutional इंस्टीट्यूशन चेंजिंग कुछ तो हो ये स्टोरी के कारण। तो वो मेरा हर स्टोरी के साथ मेरा यही प्रयास रहता है। Okay, so like basically you like want an impact or a change to happen. एब्सोल्युटली। Okay, जी। yeah, that's great. So like आपने RTI based reporting पे काफी काम करा है. So आज भी like investigative journalism alive है या like it's just a dying art? Like is it becoming a dying art? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो आईसीयू में है ही। सबको पता है आईसीयू में है, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आईसीयू क्या, वो तो पेशेंट डेड ही मान लीजिए। क्योंकि द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ओवर द मीडिया टुडे, we haven't seen such levels. Perhaps during emergency people would say that ki, things were equally worse, but a lot of other people say ki it is worse during in the past
10, 12 years because of the kind of censorship and the kind of pressure that has been put on the media and media owners, media house owners. तो उसमें रेगुलर रिपोर्टिंग ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक तरह से एजेंडा चलाया जाता है आजकल। अब वो एजेंडा में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो फिट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग्स। एंड रॉन्ग डूइंग्स कौन कर रहा होगा? जो पावर में है। पावर में जो है उनको क्रिटिसाइज करने का तो आजकल एबिलिटी नहीं है, स्पाइन नहीं है काफी जर्नलिस्ट में। So, when it comes to the mainstream TV media, especially, or even newspapers for that matter, investigative journalism has a very, very, very tiny space. इंडियन एक्सप्रेस तब भी थोड़ा बहुत कर लेता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पे, द हिंदू भी थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन अगेन दे आर शॉर्ट ऑफ मनी, दे आर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज. Even though there are a lot of brilliant minds, even more brilliant, who have done even more brilliant work than me, who are available, who would want to, do this kind of stories. But it's just that there is no space for them anymore in today's India, new India. So, to answer your question, yes, a lot of investigative journalism is still alive, but in a lot of the digital media houses that you see, News Laundry does fantastic reports, Article 14 बहुत बढ़िया काम करते हैं, Frontline Magazine बहुत बढ़िया काम करते हैं, Maktub Media is there, which also does great work, and Scroll भी बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करती है. So all of these platforms still exist and they are still pushing back, and they do the work fearlessly. लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो हमारे डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं वो दे आर लीडिंग द वे इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. Yeah, I totally agree with you. Like, my next question to you would be, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट पर अटैक्स होते हैं, लाइक कुछ केसेस में मर्डर्स भी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज रेयरली सीन. तो क्या इंडिया में ट्रुथ सीकिंग डेंजरस प्रोफेशन बन गया है? देखिए, इट इज ट्रू. आई थिंक there are about 80 odd cases or so. I don't know if the number has increased, but 80 odd murders and assassinations of journalists in India, जिसमें से एक भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे कन्विक्शन हुआ है आज तक. तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवर रिकॉर्ड ऑफ द फ्री प्रेस एंड आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रिस्की जॉब. आप पूछ रहे थे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है या नहीं है. अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि वी हैव अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाइक दिस, which does not, is unable to convict people who are behind these murders. We also, there's a crunch for money. And also investigative journalism takes a lot of time and resources. And कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप 3-4 महीना 5 महीना सिर्फ प्रिलिमिनरी अपना जो ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हो, एंड 3-4 महीने बाद वो स्टोरी नहीं होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिवॉल्व्स अराउंड डिगिंग. आप बैठ के ढूंढ रहे हो, यू गो डाउन अ रैबिट होल, एंड अल्टीमेटली शायद आपको एक एंड पॉइंट, डेड पॉइंट मिलेगा, एंड उसके बाद यू विल हैव टू अबैंडन द स्टोरी. It doesn't mean कि it was all a waste. In the process, you would learn a lot, but that is what investigative journalism entails. कि आप डिग करते जाओगे, फॉलो द मनी, फॉलो द ट्रेल, फॉलो द रिकॉर्ड्स, फाइल न्यू आरटीआईज, नई चीज लाइए, उसको देखिए, you have a hypothesis, you test that hypothesis against other theories, and then ultimately ये भी हो सकता है कि कुछ जो स्टोरी आप सोच रहे थे वो शायद सही नहीं है. बट दैट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एंड ये करने के लिए जो रिसोर्स और टाइम चाहिए वो नहीं है हम लोग के पास. एंड जो लोग करते हैं दे कम अंडर अ लॉट ऑफ थ्रेट. अब क्या होता है, आप जैसे मेरे जैसे जो जर्नलिस्ट है जो दिल्ली में बैठे, दे आर, आई वुड स्टिल से दैट वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड व्हेन इट कम्स टू डूइंग आवर वर्क, एंड आई रिकग्नाइज माय प्रिविलेज. लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं रोज, विलेजेस में काम करते हैं, छोटे शहरों में काम करते हैं,
एंड दे टेक अप अ लॉट ऑफ रिस्क. अब जैसे बिहार में ही देयर वाज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, आई थिंक मेरे ही एज का, जिन्होंने हॉस्पिटल में कुछ स्कैम हो रहा था वो एक्सपोज किया था, उनको मरवा दिया. एंड आज तक उनका केस में क्या हुआ हमें नहीं पता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क दैट पीपल एट द लोकल लेवल्स टेक, and they do it out of sheer passion. Do it out of the service for the country, for the nation, for their state, for their locality. एंड ऐसे लोगों को हम लोग एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे. Rarely do those cases, stories of those kind of cases reach places like Delhi, Bombay, Bangalore, and mainstream media पे तो आता ही नहीं है. तो even the fraternity does not stand for such people. And I think that's what scares a lot of young people today, because when journalists or RTI activists or ordinary citizens see attacks happening repeatedly without accountability, Hmm. somewhere the message becomes, like people receive that it like asking questions itself can become risky. और फिर slowly लोग self censor करना शुरू कर देते हैं. जी बिल्कुल. Yeah. एंड आरटीआई एक्टिविस्ट भी देख लीजिए ना कि आई थिंक देयर आर मोर देन 100 केसेस ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट बीइंग मर्डर्ड इन दिस कंट्री. विसल ब्लोअर्स एक्ट था जो कांग्रेस के टाइम पे पास हुआ था, उसको अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया है इस गवर्नमेंट ने. 12 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए. तो whistle blowers protection act could have been, one of those tools जो use करके, people like us, people, that are activists, local level activists and anti-corruption crusaders could have used it for a safer environment to work in. But सरकार नहीं चाहती है कि ये सारी चीजें बाहर आए. We are a country where we want to keep things under the rug. चुप चुप के अपने अपना देखो, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी वी हैव, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. रिस्क बहुत ज्यादा है एंड लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा रिस्क है. Yeah, I totally agree. So, moving on to our next question. So, जब सिस्टम रिपीटेडली आरटीआई मिसयूज की बात करता है, क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी से डिस्कम्फर्ट ज्यादा है? ट्रांसपेरेंसी से तो किसको डिस्कम्फर्ट नहीं है. अब बट व्हेन somebody is running a government, they are the power center, they have all the power in the world. अब जैसे पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स बोलते हैं ना. तो how do you keep a check on such a system? It is only by ensuring that there is transparency, there is no opacity in the system, and जितना हो सके उतना secrecy कम हो, confidentiality कम हो, and उतनी ज़्यादा पारदर्शिता हो. And that is how you also, keep a check on the system. At the same time, also ensure that people have faith on such a system. लोगों का फेथ कैसे आएगा? आप उनको बोलोगे कि आप सवाल मत पूछो तो वो फेथ आ जाएगा क्या उनका? Faith will only come when people have the means through which they can seek answers from people that they have elected. तो वो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच, जनता के बीच, एंड जो चुन के जाते रूलर्स के बीच, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेल कर चुका है. क्योंकि इन द पास्ट 12 years ये गवर्नमेंट के अंडर, यूपीए का, ये आई थिंक यूपीए गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक, लॉज दैट दे हैव ब्रॉट इन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट, जो मैंने भी बहुत यूज किया है. एंड मैं ये लॉ को 2017 से यूज करते आ रहा हूँ, कॉलेज सेकेंड ईयर से. एंड अभी उस टाइम से अभी तक ऑलमोस्ट, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं. मैंने खुद देखा है कि कैसे वो जो ट्रांसपेरेंसी वाला, आंसरेबिलिटी वाला, अकाउंटेबिलिटी वाला कल्चर जो था हमारे सरकार में, ऑफिसर्स में, वो कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है. बिकॉज नोबडी टेक्स आरटीआई दैट सीरियसली एज इट यूज टू बी टेकन. तो कांग्रेस के टाइम पे तो ऑफिसर्स डरते थे कि अरे आरटीआई फाइल हो गया, अब जवाब देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जहाँ पे आरटीआई के जो रिजेक्शंस होते हैं वहाँ पे अपील जाता है, एंड वो डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं. द सीआईसी हैज पावर्स टू इम्पोज पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स. तो ऑफिसर्स डरते थे उस टाइम पे.
लेकिन आज आप देखिए जैसे कि जिस किस्म से लोग अपॉइंट हो रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस फॉर दैट मैटर, इवन द जुडिशरी, द काइंड ऑफ पीपल दैट आर बीइंग अपॉइंटेड, दे हैव हॉलोड आउट द सिस्टम फ्रॉम विद इन। तो आज किसी को डर नहीं है, किसी ऑफिसर को डर नहीं है कि आरटीआई में जवाब नहीं देंगे या झूठ बोल देंगे या कुछ डिले कर देंगे तो कुछ भी उनके खिलाफ होगा। सो द इम्प्यूनिटी हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड देयरफॉर ये ट्रांसपेरेंसी से किस बात का डर। लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो रियलाइज दैट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर अ सस्पेक्ट। वो खुद से उन्होंने अपना डिग्री कभी रिवील नहीं किया एंड वो डिग्री रिवील करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जम के लड़ रहे। तो we are operating in a system of such people who have been given those high constitutional positions. So nobody likes transparency, but it is actually the people who have to push for a better system, for more answers, and should actually somehow pressure the government to be more accountable to them. क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे ना, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे अकाउंटेबिलिटी, तब तक we'll have a system that does not serve the people. It only serves the select few, the close few of those in power. Yeah, I totally agree with whatever you said. And speaking of that, BJP supporters often say, independent journalists already have a bias. So, in context to this, आप criticism को कैसे handle करते हो? देखिए, क्रिटिसिज्म से तो मुझे कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, बिकॉज एज लॉन्ग एज द क्रिटिसिज्म इज नॉट अबाउट माई वर्क, जहाँ पे किसी ने अगर पॉइंट आउट कर दिया कि आई हैव बीन फैक्चुअली रॉन्ग हियर और देयर, और आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग इन माई रिपोर्टिंग, इन माई कॉलम्स, देन आई डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि बाकी तो सब फिर कॉमेंट्री है। लोगों का काम है कहना, लोग तो बोलते रहेंगे। एंड सिस्टम हमारा ऐसा है कि कोई अच्छा काम करे तो देयर विल बी 10 पीपल टू ब्रिंग देम डाउन। सो दीज थिंग्स डोंट बॉदर मी एंड लेकिन हाँ, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, जिस इफ देयर इज अ स्कोप फॉर मी टू इम्प्रूव माई वर्क और जस्ट माई बिहेवियर ऑल्सो फॉर दैट मैटर, I would take that constructive criticism and I would work on myself certainly. लेकिन अगर फालतू के कमेंट्स है, ट्रोलिंग है, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। एंड ये बहुत सारे लोग आते हैं। अब मैं ट्विटर पे काफी काफी एक्टिव हूँ, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो फालतू का कमेंट्स करते हैं, बट इट डज नॉट बॉदर मी, इट्स अम्यूजिंग ऑलमोस्ट। कभी कभार मैं बैठ के वो कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड फिर मैं हंसता हूँ कि वाह, क्या मतलब कि सम ऑफ देम आर नॉट इवन क्रिएटिव इनफ। गाली जो देते हैं या कुछ ट्रोलिंग करते हैं, दे आर नॉट इवन क्रिएटिव इनफ। आई एम लाइक कि यार, ट्रोलिंग में भी हमारा देश ऐसे पीछे है, like we should be better at even this, so but yes, I do take constructive criticism very seriously. That was really good. So speaking of trolling, so basically online में ही मिलता है जो होता है. So I have a question regarding that. क्या सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को डेमोक्रेटाइज किया या फिर सेंसेशनलाइज? दोनों हुआ है, क्योंकि when you open up a platform like this and social media especially, it's a wildfire, इसको आप रोक नहीं सकते हो। there are very few ways to control it. एंड फ्री स्पीच की जहां तक बात आ जाती है, पीपल शुड हैव द राइट टू स्पीच। आई थिंक द ओनली वे यू कैन काउंटर स्पीच इज बाय मोर स्पीच। राइट थिंकिंग पीपल हैव टू स्पीक, right thinking people have to come out and keep their opinions. If there is a lot of trolling or otherwise a lot of misinformation वगैरह, so I think sensationalize तो of course हुआ भी है, काफी लोग करते भी है, and that is how click bait कंटेंट आजकल इतना चलता है। इवन न्यूज वाले भी फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो रहा था, कैसे आज तक ने एकदम
रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्या क्या उन्होंने हेडलाइंस डाल के चलाए थे कि काला जादू कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. So, all that kind of clickbait content is there on the internet, but what can you do about it other than actually opine on it by yourself, say the right things, criticize it, condemn it if you need to. So, the answer is really more speech, not less speech or censoring speech. Unless, of course, it's violent. If somebody is calling for a genocide, then definitely there should be legal action against them, but you can't stop normal speech or even trolling for that matter. Yeah. So moving on to our next question. So recently judiciary की तरफ से unemployed youth, environmental activities, trade unions और free speech debates को लेकर strong remarks आए थे. आपको लगता है dissent को increasingly inconvenience माना जा रहा है? डिसेंट तो देखिए, डिसेंट बहुत ज्यादा ऑलरेडी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट पीपल हु वांट टू डिसेंट और हु आर डिसेंटिंग. सबसे बड़े डिसेंटर्स जो थे वो भीमा कोरेगांव केस में थे. अब उन्होंने इतने सालों से भीमा का कोरेगांव में जो एक्टिविस्ट थे 16, उन लोगों ने सालों साल अपना पूरा जिंदगी उन्होंने डिवोट किया फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉर फ्रॉम पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. उनके आवाज को बढ़ावा दिया, उनके केसेस लिए, उनके केसेस लीगल तरीके से कोर्ट में लड़ा, जीते. तो उनके वॉइसेस को तो कुचल दिया ना सरकार ने. उनको 2018 में, 19 में, 20 में उन्होंने अरेस्ट किया, सालों साल उनको जेल रखा एज अंडर ट्रायल. कन्विक्शन भी नहीं हुआ, एक्विटल भी नहीं हुआ, ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, तब भी इतने साल उन्होंने उनको जेल में रखा. एंड फाइनली जब 5 6 7 8 साल हो गए, तब उनको कोर्ट से बेल मिला. तो हमारे जो चुने हुए नेता है वो तो ये सब करते ही ये काम, बिकॉज वी डोंट सीक, देर इज नो रिपरकशन फ्रॉम आवर साइड टू सच पीपल. And then the institutions that are meant to protect people who dissent, like the Supreme Court, the High Court, the lower courts, they don't do anything, and sometimes they're actually complicit uh, in stopping people from dissenting or just expressing themselves. तो पिछले 12 साल में तो मुझे लगता है कि थिंग्स हैव गॉटन वर्स. इट वाजंट कि उसके पहले बहुत बढ़िया था सिस्टम, क्योंकि यूएपीए जो कानून है वो कांग्रेस के टाइम पे ही आया था. पीएमएलए जो कानून है वो भी कांग्रेस के टाइम पे ही लाया गया था. एंड बाकी सारे जो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, ये सारे लॉज, तो उनका जड़ तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है. तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है. वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो आर्टिकल है उसको तो हटा देना चाहिए. आज के टाइम पे इट्स इररेलेवेंट, इट इज कॉलोनियल. लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट्स नॉट लाइक इट्स हैपनिंग, कुछ नया हो रहा है. ये हमेशा से ही हमारा सिस्टम ऐसा था. बट पिछले 12 साल में ये जो हरकतें थी, इसको मास्टर कर लिया सरकार ने. एंड उसको मास्टरी करके, इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस करके या इंस्टीट्यूशंस को कोऑप्ट करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे जेल में रखा जा रहा है या हरास किया जा रहा है, और उनको कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही है. सो इट हैज बीन, द सिस्टम हैज बीन मास्टर्ड. वेपनाइजेशन ऑफ लॉ हैज बीन मास्टर्ड इन द पास्ट 12 years. कि ये जो सिस्टम है, द वेपनाइजेशन ऑफ लॉ स्पेशली, ये वेपनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से मास्टरी कर लिया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में. तो एक बहुत ही सिस्टमिक तरीके से आजकल सरकार चलती है कि पहले वो केस फाइल करेंगे, फिर कोई एफआईआर फाइल होगा, फिर ऐसा ड्रैकोनियन कानून यूएपीए पीएमएलए जैसा यूज किया जाएगा, सेडिशन जैसा यूज किया जाएगा, एंड एक मास लेवल पे किया जाएगा. किसी ने कुछ छोटा मोटा भी बोल दिया, उसके ऊपर ये एंटी टेररिस्ट लॉ लगा देंगे. फिर उसमें ऑलरेडी बेल के प्रावधान, बेल मिलना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनलेस बहुत साल हो गए आपको जेल में रहते हुए अंडर दैट लॉ. So that kind of weaponization has been mastered by the present government in the past 12 years. Yeah, because honestly today even basic criticism अगर हम लोग करें भी, it is very quickly labeled as anti-national या फिर disruptive या फिर politically motivated or something like that.
और शायद इसी वजह से आज का यूथ कंफ्यूज्ड है कि like is it a problem or is it just a part of it? So I agree with whatever you said. So next question to you would be क्या कोर्ट कभी कभी फ्री स्पीच को प्रिंसिपल के बजाय परसेप्शन के बेसिस पे ट्रीट करते हैं? सॉरी, कैन यू कम अगेन? कोर्ट क्या? Am I audible? Yeah, you're audible. There was some delay on your side. हाँ, ओके। तो क्या कोर्ट्स कभी कभी फ्री स्पीच को प्रिंसिपल के बजाय परसेप्शन के बेसिस पे ट्रीट करते हैं? इस मतलब कि कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? प्रिंसिपल के बजाय परसेप्शन में ट्रीट करते मतलब? Like as in like basically like as in courts, right? So like whenever we exercise our free speech, so that particular principle के बजाय like do we like see it like perception as in like कौन से basis पे treat करते हैं? Do we see its perception or its principle? देखिए, करना तो चाहिए प्रिंसिपल पे, बिकॉज एवरीबडी हैज द राइट टू डिसेंट, एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, and everybody has the right to form associations, and this is a constitutionally guaranteed right. लेकिन काफी सारे ऐसे जजेस आ गए हैं सिस्टम में, एंड पहले भी थे, अब ज्यादा है, जो सोचते हैं कि फ्री स्पीच आर रेस्ट्रिक्टेड यू नो टू अ ग्रेट लेवल. अब ऑफ कोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस काफी सारे दिए गए हैं, लेकिन वी शुड बी वो जो रेस्ट्रिक्शंस है दैट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अ वेरी नैरो वे. क्योंकि आप सारे स्पीचेस को अगर आप पब्लिक एक्टिविटी से जोड़ दोगे, या मोरालिटी से जोड़ दोगे, या कोई भी ऐसी चीज से जोड़ दोगे जो वो रेस्ट्रिक्शन के लिस्ट में है, तो then people there will be a chilling effect, and most people will not be able to speak because they'll see कि the institution is not helping them, is not coming to their aid. तो आपने सही बोला कि बिल्कुल प्रिंसिपल पे हमारे कोर्ट्स को ट्रीट करना चाहिए, बट यस, परसेप्शन से ज्यादा चलता है कि उस दिन वो जो पर्सन है कोर्ट के सामने वो कैसे सोच रहे, वो कौन है, उसके हिसाब से चलता है कि आपका स्पीच ज्यादा ज्यादा बड़े पेडेस्टल पे है कंपेयर टू माय स्पीच. लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना. कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. आपका स्पीच मेरे से, Absolutely. हाँ, मेरे से ज्यादा वैल्यू का होगा क्या? Yeah, absolutely. So speaking of speeches, hate speech के like इतने incidents openly viral होते हैं, लेकिन हर केस में timely action या equal urgency नहीं दिखती. क्या आपको लगता है कि इंडिया में responsive और accountability like somewhere selective हो गई है? देखिए, सेलेक्टिव तो है ही, क्योंकि हम्म, हेट स्पीच भी हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे. तो people are calling for openly, open killing of a particular community, Muslims. दूसरे कम्युनिटी के भी लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्रिश्चियंस. सो मुश्किल तो है, एंड काफी सारे लोग इसके शिकार बन रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ कर तो रही थी हेट स्पीच के केसेस में फॉर अ फ्यू इयर्स, लेकिन ज्यादा कुछ ठोस एक्शन हुआ नहीं. जब जज जो सुन रहे थे वो मैटर का, वो रिटायर कर गए, उसके बाद नए बेंच के पास गया, एंड अभी रिसेंटली उन्होंने वो हेट स्पीच के केस को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, विद अ जजमेंट सेइंग कि जैसे वो जो दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, उसमें बीजेपी के कुछ मंत्री लोग एंड लीडर्स वर ओपनली रिकॉर्डेड सेइंग कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को. But it wasn't actually against देश के गद्दार. The देश के गद्दार that they were saying or referring to was an entire community, a community of Muslims. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो जो गद्दार बोल रहे थे, they were talking about traitors. And it was not directed against a particular community. So therefore, no action needs to be taken. No investigation needs to happen. They need not face the law.
तो हालात ऐसे है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हेट स्पीच को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर वेरी डेंजरस टाइम्स फॉर अ कंट्री। No, right. So, speaking of our next question, कंटेम्प्ट नोटिस के बाद पर्सनली क्या इम्पैक्ट हुआ? मेंटली, इमोशनली, प्रोफेशनली? देखिए, वो जो कंटेम्प्ट नोटिस आया मेरे पास, वो किसी राइट विंग कोई लॉयर है, उन्होंने ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया। तो ये देखिए, ये मैटर तो सब जुडिस है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जब ये नोटिस आया आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि जो हाई कोर्ट है ये पिटिशन को एंटरटेन भी कर रहा है, कि उन्होंने नोटिस भी इशू किया। बिकॉज आई थॉट क्योंकि जो मेन केस है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, विच इज अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल एंड अदर आम आदमी पार्टी लीडर्स, वो केस में जिन जज ने वो कंटेम्प्ट का एक्शन शुरू किया, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने मेरा नाम तो कहीं नहीं लिया। तो ये थर्ड पार्टी कोई लॉयर कहीं से उठ के आ गए यानी एक पिटिशन फाइल कर दिया, एंड द हाई कोर्ट इज एंटरटेनिंग इट। दैट वाज एक्चुअली अ सरप्राइज टू मी। बट आई एम वेरी स्ट्रांग ऑन फैक्ट्स, आई एम वेरी स्ट्रांग ऑन लॉ, एंड मैंने जो भी कहा आई हैव स्टूड बाय माय रिपोर्टिंग, एंड it didn't really bother me for more than 10 minutes, you know, क्योंकि the truth is on my side, and contempt of court act में यही लिखा है that the truth is your defense. If what you have stated is true, there cannot be any contempt, and I have not committed any contempt. Yeah. I mean, you're very emotionally strong, I guess. And I think लोग सिर्फ ऑनलाइन हेडिंग्स देखते हैं, but they don't realize कि legal notices or court proceedings, like it can be emotionally draining, or like for a journalist personally, but it can also be somewhat like if it's not true, or if it's not something that's gonna affect you in a way because you didn't do anything wrong, that is also somewhat like a different scenario. So there's this line you said which goes like questions cannot be contempt. इस लाइन के पीछे आपका कोर बिलीफ क्या है? देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी में, if the democracy is to work, the people need to, the demos का मतलब ही है people need to be able to freely question uh, the people in power. Without that, there is no democracy. So, if today our government, our institutions sing greatly about democracy, कि ओ हम विश्व गुरु, हम तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इतने लोग हैं हमारे देश में, सो देन वी हैव टू लिव अप टू दैट काइंड ऑफ सिंगिंग, है ना। वो स्टेटमेंट हॉलो तो नहीं हो सकता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर हमारे जजेस ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, सो देर मस्ट बी सम वैल्यू टू दैट स्टेटमेंट। क्योंकि कोई चलता फिरता इंसान तो नहीं दे रहा है ना रोड पे। दीज पीपल आर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया अ डेमोक्रेसी। तो आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि democracy, we can only call ourselves democracy when people have the right to freely express themselves and hold those in power accountable. क्योंकि when I reported on that thing कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे पैनल काउंसिल्स है, they are holding panels at the pleasure of the government against whom Arvind Kejriwal is standing on the other side, it definitely raises a conflict of interest. क्या वो जज unbiased तरीके से वो जजमेंट दे पाएंगे? So that I did as an act of course, as a journalist, but also with a sense of seeking accountability कि how can it be okay, how can it be okay कि आपके बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं उसी टीम के साथ, एंड आप वो केस सुनेंगे निष्पक्ष तरीके से, because justice should not only be done but also seen to be done. तो I am of the strong opinion कि we cannot be okay with these things. जब पोल्यूशन प्रोटेस्ट भी हुआ था,
आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। बैक देन ऑल्सो वो प्रोटेस्ट कराने का यही मेन मकसद था, क्योंकि सर्टेन थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। यू कांट नेगोशिएट विथ क्लीन एयर, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट ऑन द टेबल टू डिस्कस। वी नीड क्लीन एयर, इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे दो आंख चाहिए, मुंह चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, इट्स नॉट नेगोशिएबल, राइट? So, certain things are non-negotiable in a democracy also, and that includes the right to ask questions freely and to demand answers openly. And that's why मैंने लिखा था कि questions are not contempt. One can definitely ask a judge कि do you have a Mhm. conflict of interest in a case? Yeah, I get it, what you're saying. Like, it was totally like understandable, and yeah, I agree to whatever you said. So, क्या contempt law का fear genuine criticism को suppress करता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो तो बहुत ही कॉलोनियल एरा टाइप का लॉ है हमारा। criminal contempt के खिलाफ there is a constitutional challenge also that is pending, I think in the Karnataka High Court, if I'm not wrong. तो definitely needs a relook, and it has a chilling effect, क्योंकि contempt से ही तो अब से 10 साल पहले भी अगर आप लीजिए, तो जर्नलिस्ट ऑल्सो नेवर यूज टू रिपोर्ट ऑन द कोर्ट्स ओपनली फ्रीली, क्योंकि सबको कंटेम्प्ट का डर था। आज भी आई वुड से 90-95% ऑफ द जर्नलिस्ट हैव a fear of contempt of court. Lekin, I think the time has come to have a relook at this law, along with many other laws that we have in this country, and the article of the Constitution that has preventive law, preventive detention, Article 22. So, definitely there's a chilling effect of whenever ऐसे कुछ होता है, किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ लगता है, किसी यूट्यूबर के खिलाफ लगता है। But I'm sure people are now realizing that these things can't exist in a modern India, and वो डर अभी थोड़ा कम हो रहा है, खत्म हो रहा है एक तरह से। Yeah, totally. So I'm giving this situation to you, okay? Imagine अगर कल आपको जेल और साइलेंस में से कोई एक चूज करना होता, तो what will you choose? जेल या साइलेंस? देखिए, मैं कोशिश तो करूंगा कि जेल के बाहर रहूं, लेकिन इफ इट कम्स टू दैट देन जेल। You will be choosing jail. Can you like explain like why would you choose jail over being बिकॉज silent? साइलेंट अगर हो जाएंगे तो आप चलते फिरते मुर्दा, यू आर अ डेड बॉडी, मुर्दा हो। लेकिन आपके लब अगर आजाद नहीं है, यू आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू टॉक, यू आर बॉर्न विद द एबिलिटी ऑफ स्पीच। अगर आपका स्पीच को ही उन्होंने शांत कर दिया, सो व्हाट रिमेन्स एज अ ह्यूमन बीइंग? सो दे कैन नॉट चिल एनीबॉडीज स्पीच अनफेयरली। Yeah, that's a natural right. So अगर like जेल वेल एक का young डर थोड़ा कम होना चाहिए लोगों के अंदर। एक बार आप जेल हाँ में रुक के आ जाओगे ना, तो उसके बाद आपका जेल का डर भी खत्म है। इट्स नॉट एज बैड इन जेल। एंड हमारे जो लीडर्स थे पहले भी, काफी लीडर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी, मोस्ट ऑफ देम हैव स्पेंड टाइम इन जेल, एंड इट हैज चेंज देम एज अ पर्सन। दे हैव ऑलवेज हैड अ बेटर लुक ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ द टाइम इन जेल। yeah, you're right. You evolve as a person, So as a human being. yes, exactly. I understand what you're saying. Like, agreed, totally agreed. So my next question to you would be, अगर एक young journalist या RTI activist, let's suppose, आज system के against uncomfortable questions पूछना चाहे, तो उसके लिए biggest risk क्या है? Is it legal pressure? Is it financial pressure? या फिर social targeting? I think all of it, because journalists who are asking questions are usually with an independent media house or are freelancers. So of course, financially, they are not very secure. आप आज का भी जो कोई आप ऐसे अखबार में लिखेंगे, अपने लोकल लेवल पे लिखेंगे, या इवन फॉर
publication which publishes online, वो आपको कितना ही पे करेंगे, 3,000, 5,000, 2,000। काफी सारे स्ट्रिंगर्स है लोकल लेवल पे जो जिनको 500 रुपये मिलता है पूरे दिन के काम के लिए। मजदूर को उनसे ज्यादा मिल जाता है, 1,000, 1,200 रुपये मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर। साथ साथ जो आपने दूसरा आपने क्या बोला था? I said financial pressure, I said, then I said legal pressure, and then social targeting. जी, लीगल प्रेशर भी है ही। क्योंकि a lot of people in India, especially at the local level, at rural level, जो tier 2 to tier 3 cities में रहते हैं, even for that matter tier 1 cities में जो रहते हैं, they are just one hospital bill away from poverty. And I think it's the same when it comes to anything legal, क्योंकि आज का ऐसा हो गया है सिस्टम की प्रोसेस हैज बिकम द पनिशमेंट। आपके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कर देंगे, आप करते रहिए कोर्ट कचहरी, पूरा 10 साल, 12 साल, 15 साल आपके लाइफ का निकल जाएगा वहीं कोर्ट के चक्कर काटते हुए। सो द सिस्टम हैज बिकम सच, इतना ज्यादा पेंडेंसी भी है, आप जज को भी गाली नहीं दे सकते हो। आप किसको किसको आप हु विल यू होल्ड अकाउंटेबल? 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में, इन्वेस्टिगेशन ढंग से होता नहीं है, पुलिस अलग हैरास करती है। तो देर इज ऑल्सो लीगल प्रेशर एंड सोशल टारगेटिंग। आपने सही बोला, अगर आप फियरलेस एंड वोकल वुमन है, वुमन जर्नलिस्ट और वुमन एक्टिविस्ट, आपके खिलाफ और ज्यादा ट्रोलिंग होगा, और ज्यादा आपको आपको हैरासमेंट फेस करनी पड़ेगी। एंड आई अगेन आई रिकग्नाइज माई प्रिविलेज दैट आई एम अ मेल, तो मेरा ट्रोलिंग थोड़ा कम होता होगा, बट माई फीमेल कलीग्स फेस अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग। तो वो सोशल टारगेटिंग भी है। अगर आप कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं, अगर आप दलित है, अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब से आते हो, अलग आपको कास्टिज्म भी फेस करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दिस इज देयर, बट डिस्पाइट दैट there are a lot of wonderful people who are still going on and doing their jobs fearlessly and with a lot of courage. Yeah, and I would like to add one more thing, because like that itself says a lot about the environment we are living in right now, where people genuinely have to think about consequences before speaking openly. And I think बहुत सारे young people आज इसी fear और frustration को relate करते हैं, if you agree to me. Absolutely, Yeah, absolutely. yeah. So let's move on to our next question. This is my favorite one. So कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मूवमेंट्स को आप यूथ सटायर मानते हो या फिर पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का इम्प्रेशन? फिर से ये दोनों ही है, क्योंकि comedians and satirists, they play a very important role in a democracy, क्योंकि वो मजाक मजाक में आपको पूरी सच्चाई बता जाते हैं। एंड देयरफॉर पीपल एंड आपको मजाक हंसी में आपको सब कुछ समझा जाते हैं। सो दैट्स वाई आप देखोगे कि जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो सटायरिस्ट होते हैं, जो कमेडियंस होते हैं कुणाल कामरा की तरह, उनको बहुत टारगेट किया जाता है, बिकॉज nobody wants to be ridiculed, and especially for a leader, ridicule is the worst thing that can happen to them. And जब ये ऐसा सच्चाई ये लोग बताते हैं तो that becomes very frustrating for them. तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी भी आया, there is a lot of anger amongst the youth. The youth is watching. The people have been watching also. The youth has been commenting as well. The youth has been trolling as well. And जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का आइडिया आया तो you saw how the popularity rose in a matter of few days. So it actually shows, it's a signal for the present system, for the present government, and those even in the courts, to notice that people are fed up of the kind of system that there is, and they're looking for a change. They are just desperately looking for a change. And
hopefully this cockroach जनता party can use that energy, that frustration in a better way. Yeah. So speaking of cockroach जनता पार्टी itself, जब उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ राइट, आपने उससे डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच का कंसर्न बताया, लेकिन आज सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और हेट भी रैपिडली स्प्रेड होती है। तो अकॉर्डिंग टू यू, फ्री स्पीच और रिस्पॉन्सिबल स्पीच के बीच लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? फ्री स्पीच और रेस्पॉन्सिबल स्पीच, देखिए जब भी आप फ्री स्पीच एक्सरसाइज करते हो, राइट टू फ्री स्पीच, इट शुड बी रेस्पॉन्सिबल एज वेल। अब कहाँ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इट रियली डिपेंड्स, क्योंकि आप जो बोलोगे वो शायद आपके लिए नॉर्मल हो लेकिन किसी और के लिए ऑफेंडिंग हो। बट वी शुड हैव द राइट टू ऑफेंड, शॉक पीपल एज वेल। क्योंकि कभी कभार जो कमेडियंस हमारे सटायरिस्ट कुछ बोल जाते हैं कुछ तरीके से, इट माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, इट माइट कम एज वेरी शॉकिंग टू समवन, बट वी शुड हैव दैट राइट टू ऑफेंड, द राइट टू शॉक, एंड दैट इज वेयर वील ग्रो एज अ सोसाइटी एज वेल। अगर वो अधिकार ही नहीं है लोगों का, तो किसका ऑफेंस, किसका शॉक? आपके लिए जो शौक होगा, अगर आपके पास पावर है तो आप फिर हमें जेल में डाल देंगे। लेकिन वो शायद मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जो मेरे रियलिटीज है, उसमें शायद इट मे नॉट बी ऑफेंडिंग एट ऑल। तो आई थिंक जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा था, आर्टिकल 19(1)(a, even though it gave us the right to free speech and expression, at the same time article 19(2) gave a list of a list of restrictions. अब ये क्यों हुआ? Probably because there's a very strong a theory कि absolute freedom से भी लोगों को डर लगता है, कि to what extent free absolute freedom can go, absolute speech can go. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, उस टाइम पे इतने सारे क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे थे, प्रोबेबली द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट कि यू नो it will be wise to have certain restrictions on people's speech. But I think as a society we have evolved to a certain point. We live in a modern world. It definitely needs a relook. क्या क्या हद तक हमें स्पीच का राइट होना चाहिए, फ्री एक्सप्रेशन का राइट होना चाहिए? Yeah, what's interesting is कि youth today memes और satire को सिर्फ humor के लिए use नहीं करते. Sometimes it's also becoming a way to express political frustration. And शायद इसी वजह से movements like this like resonate so strongly online. Because even Absolutely. I am And a it is something teen. very impressive. Cockroach बोल दिया पूरे यूथ को। यूथ कॉन्स्टिट्यूट 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो उनको डेफिनेटली दे वर ऑफेंडेड, दे वर शॉक्ड। तो एवरीबडी लैच्ड ऑन टू दिस आइडिया, विच इज ग्रेट। Yeah, exactly. So my next question to you. नीट कंट्रोवर्सी, सो दिस कंट्रोवर्सी इस पे आप ओपनली वोकल थे। डू यू थिंक कभी कभी जर्नलिस्ट को न्यूट्रल ऑब्जर्वर से ज्यादा बनना पड़ता है? देखिए न्यूट्रलिटी भी तो हाउ डू यू एक्सरसाइज न्यूट्रलिटी? अगर आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है, तो आप क्या न्यूट्रल रह के बोलोगे उस चीज में? आप तो बोलोगे ना कि दिस पर्सन वाज मर्डर्ड बाय सो एंड सो पर्सन। आपके सामने आप चश्मदीद गवाह हो उस चीज के। सो आई थिंक एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, इवन you can't just ignore what has happened before your eyes or what is happening before your eyes, right? Your point is कि अगर कोई बोल रहा है बारिश हो रही है बाहर, आपका रोल एज अ जर्नलिस्ट इज टू लुक आउट द विंडो, बाहर झांक के देखिए बारिश हो रही है या नहीं, एंड उसको रिपोर्ट करिए ना। तो दैट, आई थिंक दैट इज आवर रोल. If somebody is saying something, we need to verify it, we need to check it, and then report on. Yeah, I get it. So my next question to you. आपकी ट्वीट्स में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है, क्या वो इमोशन होता है या डेलिबरेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी? देखिए आई थिंक मोस्टली तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आई डू ऑल ऑफ माई स्टोरीज विद अ लॉट ऑफ पैशन.
तो मैं जब लिखता भी हूँ, इट्स बिकॉज आई आई नो कि आई एम एक्सरसाइजिंग माई फ्री स्पीच, बट आई वॉन्ट टू बी रेस्पॉन्सिबल एज वेल. And plus, because of the kind of following that I have, and people have look up to my work and look up to what I'm saying, I do have that sense of responsibility कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही होना चाहिए, and I should be honest to what I am thinking. So the language that I use is a reflection of how I'm feeling at that point. If it's strong language, then I'm strongly feeling for it. Yeah. So moving on to our next imaginary question, okay? So अगर आपको जुडिशरी, मीडिया और गवर्नमेंट में एक एक रिफॉर्म लाने का पावर मिले, तो क्या चेंज करोगे? जुडिशरी में तो दो चीज जानी चाहिए. सबसे पहले तो वो जो मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम है, जहाँ पे चीफ जस्टिस के पास अनट्रैम्पल्ड पावर्स है टू एलोकेट केसेस एट हिज विम, वो सिस्टम को हटाना चाहिए. वी शुड कम अप विद अ बेटर सिस्टम. एंड नंबर टू जो वहां पे होना चाहिए, दैट इज वी शुड डू अवे विद द कलीजियम सिस्टम एंड ब्रिंग अ मच बेटर, more public, more transparent system of appointment of judges and transfer of judges. मीडिया में ये होगा कि नंबर वन, एक्चुअली मीडिया में ये होना चाहिए कि इवन जर्नलिस्ट शुड बी बी एबल टू डिक्लेयर देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कि उनका कैसे, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर डूइंग पब्लिक सर्विस, and they are also accountable to people. I think we should come up with a better regulatory system for the media. Of course, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि the government should be involved, क्योंकि फिर that's a risky terrain to be in. But a better self-regulatory forum and a more neutral body that can enforce those self-regulations. I think that is the need of the hour. And third आपने कौन सा पूछा? Sorry? गवर्नमेंट. थर्ड आपने गवर्नमेंट का पूछा. हाँ. गवर्नमेंट तो बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए हम लोगों को, लेकिन एक रिफॉर्म ये होना चाहिए कि वी शुड फिनिश ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डेमोक्रेसी हम लोग को बनना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पास द पोस्ट हैज रियली बिकम प्रॉब्लमेटिक. 5 सीट से अगर कोई हार जाए, वो पूरा का पूरा सीट उनको चले जाए, ऐसे करके एसआईआर के साथ स्पेशली आप देख रहे हो कि कैसे इलेक्शंस आर बीइंग वन. एंड जब सिस्टम इतना स्कूड हो इन फेवर ऑफ वन पार्टी, जहाँ पे सारा चंदा, सारा डोनेशन पैसा उसी पार्टी के पास जा रहा है, इन अ कम्प्लीटली ओपेक सिस्टम, पॉलिटिकल फंडिंग भी बहुत ओपेक है, तो of course ये होने वाला है कि that party is going to get unfair advantage. And with the kind of people that are being appointed in the election commission, people that are being appointed at the at the institutions like the Supreme Court, I think we really need to think how we elect our representatives. So a better model would be proportional representation, something like a country like Netherlands follows, and countries in the EU also do that. You really gave a great answer. And before we wrap up, I want to ask you something slightly personal, not as a journalist or activist, but as a person who has spent years questioning systems and power structure. So, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, सौरभ दास को आप किस फॉर्म में याद किया जाना चाहोगे? Is it नहीं, as a ये सब तो journalist? हाँ, Is it as a journalist, a dissenter, या फिर public voice? ये तीन ही ऑप्शन है मेरे पास. See, if you want to answer something apart from this, please go ahead. नहीं, देखिए, हिस्ट्री हाउ इट विल जज मी, आई थिंक आई एम वे टू यंग फॉर दैट राइट नाउ. मैंने इसके बारे में ऑनेस्टली सोचा नहीं है. बट आई वुड से आउट ऑफ द थ्री ऑप्शंस, डिसेंटर फॉर श्योर, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय वर्क दैट आई डू, आई डिसेंट. एंड राइट टू डिसेंट इज अ वेरी चेरिश राइट इन अ डेमोक्रेसी. आप म्यूट पे हो.
So I'm so sorry. So do you have anything else to share? नहीं बस. Like, as in, okay. So thank you so much, Saurav, for answering all these questions so honestly. And I think a lot of things we discussed today are conversations that genuinely matter to young people right now. And with that, if anyone present here would like to ask something, you can go ahead with your question. Sia, do you have any questions? Yes. Hello. I wanted to ask that it is quite impressive how you breaking news for you used to break news for publications like Al Jazeera, The Caravan, and The Wire, especially since like आपने सिर्फ 3 साल पहले start किया था. So what were like the first few years of your career like? Was there like a particular moment or a story where you did realize that you like made it or you're like successful? देखिए सक्सेसफुल तो आई डोंट नो व्हेन वन कैन कॉल देमसेल्फ सक्सेसफुल. पीपल कैन बी सक्सेसफुल इन मेनी वेज. सक्सेस का डेफिनेशन आज बहुत चेंज हो चुका है. If I have good relations with my family, if I'm able to nurture a family, if I am to bring up a family, that could also mean that I'm successful, right? So I don't know if there is any particular kind of a story where I thought ki, oh, up to I'm a successful person. I really don't think so. But I would say कि जो मैंने कैरावान का प्रोफाइल किया था चंद्रचूड़ का, I would say that that's my magnum opus as it stands today. And I am really proud of that story because उसमें बहुत मेहनत लगी थी and it turned out great and it has had an impact in an important institution. And I started writing in August 2020. And उस time से that was my first byline, I think, August 2020 में. उस साल से अभी तक almost, I think, six years होने वाले. But yeah, the November 2024 profile of Chandrachud, I think, is my magnum opus. Okay, so Ekta, do you have any questions? Yes. Namaskar, sir. This is Ekta Sharma. Sir, as you mentioned that independent journalists are often labeled as biased. But sir, क्या आपको नहीं लगता है कि many independent journalists mostly highlight the negative side of the government? Shouldn't journalism be more maintained for balance by questioning the government where needed? But सरकार के अच्छे काम को भी appreciate और acknowledge करना चाहिए. या पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ equally represent नहीं हो सकते हैं क्या? Thank you. देखिए पक्ष और विपक्ष तो आप कर ही सकते हो बिकॉज जर्नलिज्म में हमें सिखाया जाता है द राइट टू रिप्लाई. एवरीबडी हैज अ राइट टू रिप्लाई. अगर आप कुछ एलिज कर रहे हो अपने पीस पे या कोई इंफॉर्मेशन आप पब्लिश कर रहे हो, whoever it concerns, they would have a right to reply. लेकिन न्यूज़ तो न्यूज़ क्यों नेगेटिव है? अगर ये क्वेश्चन है तो पॉजिटिव न्यूज़ करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ही ना. दे हैव अ बजट ऑफ 5,000 crores और 10,000 crores आई थिंक एनुअली. तो वो यूज करे वो बजट. वो करते ही है वो उस चीज को यूज. प्रेस रिलीजेस होती है, दूरदर्शन पे आता है, न्यूज़पेपर्स पे फ्रंट पेज उनका एड्स चलते हैं. तो सरकार के पास तो 10,000 crore है टू स्पेंड ऑन देयर पब्लिसिटी एंड फॉर वट एवर ग्रेट वर्क दे आर डूइंग प्रोबेबली. लेकिन हु इज गोना क्रिटिसाइज देम? अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लाइक मी फॉर एग्जाम्पल 10,000 crores का कोई इंस्टीट्यूशन है तो आई एम नथिंग बट probably a speck of dust before them. लेकिन therefore it becomes a bigger duty for me to highlight the deficiencies in that system. Okay. Thank you, sir, for answering that question. Siddharth, do you have any questions? हेलो सौरव सर, माय नेम इज सिद्धार्थ मित्तल. मेरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा हेल्प की है?
ज्यादा क्या है? ज्यादा हेल्प की है? सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म। यस। हाँ, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जैसे मैं अपना ही बता दूं, आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल फॉर माय ट्विटर, क्योंकि ट्विटर के थ्रू ही मैं जो स्टोरीज करता हूँ वो, ट्विटर इज द मीडियम थ्रू विच आई प्रोपगेट इट। अगर ट्विटर नहीं होता तो शायद मेरे स्टोरीज नहीं पहुंच पाते, बिकॉज रेयरली कैन पीपल ओपन अप अ वेबसाइट एवरी सिंगल डे टू सी अगर सौरव दास ने कुछ लिखा है या सानिया बानू ने कुछ लिखा है। ये सारी चीजें नहीं होती आज, कोई नहीं करता है। तो social media has definitely, helped journalists like me, independent journalists especially, to make their work discoverable. थैंक यू Thank सर। you so much, sir. Thank you for answering that question. I think we are done with our questions. And once again, thank you so much, Saurav, for joining us today and for being a part of such an open conversation. I genuinely think a lot of young people watching this will relate or resonate to many of the things that we spoke about, especially around questioning like accountability and feeling heard or seen. Thank you once again for taking out the time and speak with us.